जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पूरी लगन और मेहनत के साथ दोस्तों अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गणित प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें कि हमने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रश्न दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, यूपी ट्रिपल एससी पैट में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। और इसी ही पैटर्न पे दोस्तों क्वेश्चन ये बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों हमने इस प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चनों को हल किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 20% कम है। अब इसमें दो संख्याएं निर्भर है तीसरी संख्या पे। दोस्तों देखिए, माना पहली संख्या हमारी x है, संख्या हमारी y, दोस्तों तीसरी संख्या हमारी z। दोस्तों अब इसमें बात आती है परसेंटेज की, यानी कि अब परसेंटेज कम है तो हम तीसरी संख्या को दोस्तों मान लेते हैं 100। तो पहली संख्या कम है 25%, तो दोस्तों 100 का 25% होगा 25। तो 100 में से जब 25 कटेगा तो दोस्तों हमें बचेगा 75। इसका मतलब पहली संख्या हमारी है 75। बढ़ते हैं आगे। उसने कहा फिर दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, यानी कि 100 का 20% होगा 20। तो जब 100 में से 20 घटाएंगे तो दोस्तों हमारे पास बचेगा 80, जो कि है हमारी दूसरी संख्या। अब वो पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि पहली संख्या की तुलना करनी है मैं दूसरी की, तो जिसकी तुलना करनी है उसे रखेंगे ऊपर, जिससे तुलना करनी है 80 से तुलना करनी है इसे रखेंगे नीचे, और गुणा करेंगे 100 की और परसेंटेज का चिन्ह लग जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और हम इसे भाग करेंगे। दो चौक 8 और दो पंजे 10, 75 की है दोस्तों। पाँच की गुणा कर लेते हैं हम, 75 गुणा 5, यानी कि 5 पंजे 25, दो और 5 सत्ते 35, दो 37, यानी कि 375 बटे में भाग करेंगे हम इसे 4 से। यहाँ बचेगा हमारा 375 बटे के 4। और यदि हम इसे भाग करते हैं तो 4 निम 36, एक बचेगा। फिर ताड़ लेंगे हम 5 को, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तीन बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतार लेंगे, 7 चौक 28, बचेगा दोस्तों 2, फिर जीरो लगा लेंगे, 4 पंजे 20, यानी कि कितना, ऑप्शन नंबर डी 93.75% हमारा इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल, देखिए हमें उनका भागफल दिया गया है 9/5। दोस्तों हम क्या उन संख्याओं, हमें कोई ऐसी संख्या माननी है जिनका भागफल हमारा 9/5 हो, तो क्या हम उन संख्याओं को 9x और 5x नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि जब हम 9x और बटे 5x करेंगे तो हमारा उसका भागफल जो आएगा 9/5 आएगा। दोस्तों हमने संख्या मानी 9x और 5x। अब उनका गुणनफल दिया है 11,520। तो देखिए 9x गुणा में 5x बराबर 11,520। अब इनकी गुणा हो जाएगी, 9 पंजे 45 और गुणा में एक्स स्क्वायर बराबर 11,520। तो ये गुणा में इधर चला जाएगा दोस्तों बटे में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 11,520 बटे में 45। हम इसे भाग करते हैं 5 से, 5 निम 45, इसे भाग करेंगे हम दोस्तों। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 चौक 20। दोस्तों हमारे पास बचा 2304 बटे में 9, यानी कि यहाँ बच जाएगा हमारा ये इतना। भाग करेंगे इसे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ दोस्तों बचेगा हमारा 5, जीरो उतार लेंगे, 9 पंजे 45 और 9 छिक्का 54, तो यानी कि 9 पंजे 45। यहाँ बचेगा दोस्तों हमारा 5, चार उतार लेंगे यहाँ पर, और 9 छिक 54। तो दोस्तों यानी कि इसका मतलब हमारा हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर का दोस्तों जो हमारे पास मान आएगा दोस्तों वो आएगा हमारा निकल कर एक्स स्क्वायर बराबर 256। अब ये स्क्वायर है, उधर जाकर दोस्तों ये चला जाएगा हमारा, ये चला जाएगा इसके ऊपर अंडर रूट 256, और हमारा 256 होता है दोस्तों हमारा 15 का। तो यानी कि इसका एक्स का माना जाएगा हमारा 15। क्या पूछ रहा है, तो संख्याओं का अंतर बताइए। देखिए हमने संख्या मानी थी 9x और 5x, तो यानी कि 9x में से यदि हम 5x घटा देंगे तो ये आएगा हमारा 4x। हमें बताना है 4x का मान। यदि हमें बताना है 4x का मान, तो 4 का 4 और 5x का मान है हमारा 15, यानी कि 15 चौका 60। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें। पढ़ते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं कि पारुल और रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात। दोस्तों ये वर्तमान का साइन है यहाँ बीच में बिल्कुल वर्तमान, और ये और पारुल और R4 है दोस्तों रोहित। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात है दोस्तों 7:5। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। 5 वर्ष बाद यानी कि प्लस के यहाँ दोस्तों नीचे उतारेंगे और प्लस कर देंगे 5। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग यानी कि उनकी जो आयु का योग होगा इस जगह में 5 वर्ष बाद में जो दोस्तों इनका योग है वो उन्होंने बता रखा है 94। तो क्या दोस्तों हम एक ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ से जब ये दोनों आए होंगे तो 5 वर्ष इसकी, 5 वर्ष पारुल की उम्र बढ़ी होगी यहाँ से यहाँ तक आने में, और 5 ही वर्ष बढ़ी होगी दोस्तों हमारे रोहित की उम्र। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम वर्तमान का योग निकालते हैं तो 5 और 5 10, यानी कि यदि हम इसमें से 10 घटा देते हैं तो हो जाएगा 84। यानी कि वर्तमान में इनकी आयु का योग दोस्तों कितना हो जाएगा 84। ठीक है, यहाँ पर हमें अनुपात में दिया गया है, पारुल की उम्र है 7:5। तो दोस्तों क्या हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि तो दोस्तों पारुल की उम्र हो जाएगी हमारे हिसाब से 7x और रोहित की उम्र हो जाएगी दोस्तों हमारी 5x। जब दोस्तों इनकी उम्र इतनी इतनी हो जाएगी तो अब वर्तमान में इनकी आयु का योग दिया गया कितना 84। तो क्या हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि 7x प्लस के 5x, ये वर्तमान में इनकी आयु हमारे हिसाब से इनकी आयु का योग है इतना, लेकिन उनके हिसाब से है 84। दोस्तों देखेंगे 7×5 = 12 यानी कि 12x बराबर कितना 84। दोस्तों x का मान कितना होगा ऐसा 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 = 84, यानी कि दोस्तों हमारा x का मान आएगा 7 निकल के। पारुल की वर्तमान आयु देखिए, हमने इनकी वर्तमान आयु माननी थी 7x और 5x, हमसे पूछी है। सबसे पहले देखते हैं इनकी आयु कितनी निकल गई, 7×7 = 49, 7×7 = 49, यानी कि वर्तमान में इसकी आयु कितनी है पारुल की 49 है। इस तरीके से इसकी निकाल लेते हैं दोस्तों, 5×7 यानी कि 5×7 = 35, यानी कि रोहित की उम्र है 35 वर्ष और पारुल की उम्र है 49 वर्ष। उसने कहा रोहित की उम्र कितने वर्ष बाद पारुल के बराबर हो जाएगी यानी कि 49 हो जाएगी। दोस्तों 49 में कितना जोड़ दें, सॉरी 35 में कितना जोड़ दें कि 49 के बराबर हो जाए, इसे इसमें बता देते हैं 4 और 1 यानी कि 14 वर्ष। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य दोस्तों वो होता है जो वस्तु के ऊपर छपा होता है या फिर वस्तु के ऊपर लिखे मूल्य को हम अंकित मूल्य कहते हैं। दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य है दोस्तों 200 रुपये, मूल्य हो गया 200 रुपये। फिर वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर उसने 12 सही 1/2% का बट्टा दिया। 12 सही 1/2% का बट्टा हम इसे बदल सकते हैं, 12 दूनी 24 यानी कि 25/2%। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे नीचे बटे में आ जाएगा दोस्तों, 25/2 बटे में का मान आएगा हमारा 25/2 और या 1/8 कह सकते हैं। 12 से 1/2 का मतलब होता है 1/8, यानी कि 200 रुपये पर 1/8 की छूट। जब हम इससे से भाग करेंगे इसका मान आएगा दोस्तों 25, यानी कि कितने की छूट 25 की छूट दी गई। तो दोस्तों जब अंकित मूल्य था 200 रुपये, 25 की छूट दी गई, यानी कितने पे बिका वो सामान। जब हम 200 में से 25 घटाएंगे तो इसका मतलब 175 में वो सामान बिका। बिकने वाले मूल्य को कहते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य। कितना विक्रय मूल्य, दोस्तों ये है हमारा विक्रय मूल्य। कितना है हमारा विक्रय मूल्य 175। फिर वो कह रहा है कि एक बार ऐसे ही 1/2% बट्टा देकर भी 25% का लाभ कमाता है। देखिए दोस्तों जब बात आती है विक्रय मूल्य की, अब उसे लाभ हुआ है, इसका मतलब क्या है, लाभ हुआ ऐसा मतलब है इसका कि उसके अंदर क्रय मूल्य का 100% हिस्सा तो है ही, प्लस के 25% हिस्सा और है। तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मूल्य है ये उसके क्रय मूल्य का कितने का दोस्तों सीपी यानी कि क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस का जो है ये उसका 125% है। दोस्तों क्रय मूल्य का 125% बराबर है 175 के। दोस्तों हमें निकालना है यहाँ पर 100%, तो इसे ले जाएंगे बटे में, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस का 1% का मतलब आएगा दोस्तों 1/125। हमें निकालना है क्रय मूल्य का यानी कॉस्ट प्राइस का 100%, तो 100% बराबर 175/125 गुणा में 100। हम काट लेंगे ऐसे 25×100, 25×5 125, तो इसी से काटेंगे हम यदि 5×3 = 15 और 5×5 = 25। दोस्तों 35 गुणा में 4, 5×4 = 20, 2 बचेगा और 4×3 = 12 और 2
दोस्तों देखिए, तो क्रय मूल्य का 100%, यानी कि तो दोस्तों हमारा क्रय मूल्य कितना निकल कर आया, 140 रुपये। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल उत्तर होगा। सबसे बड़ी बात बस हमें यहाँ देखनी थी कि इस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अंदर कौन कौन चीज है। यदि इसमें लाभ हुआ है, तो इसमें लाभ हुआ है तो इसमें क्रय मूल्य का 100% हिस्सा तो छुपा हुआ है ही, और उसमें 25% हिस्सा लाभ का भी है। तो ये क्रय मूल्य का 125% के बराबर हो जाएगा, 175। क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है? एक नई संख्या को शामिल करने पर औसत 2 से बढ़ जाता है। देखिए, जब 6 संख्या थी तो औसत दिया गया था 12। तो योग कैसे निकाल सकते हैं? 6 × 12 करेंगे तो इन 6 संख्याओं का दोस्तों निकल जाएगा योग। 12×6 = 72, इन दोनों का 6 संख्याओं का योग हो गया दोस्तों 72। बढ़ते हैं आगे। उसने कहा एक नई संख्या शामिल, यानी कि 6 में एक नई संख्या शामिल होगी, तो अब संख्या है दोस्तों 7। फिर उसने कहा कि संख्या ओ का औसत 2 बढ़ जाता है, यानी कि पहले 12 था तो अब 2 जुड़ गया, यानी कि अब औसत हो गया दोस्तों 14। पहले 6 संख्याओं का औसत 12 था तो उनका योग था 72। अब 7 संख्या का औसत दोस्तों, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12×7 = 98। तो 98। अब देखिए, जब 6 संख्याओं का योग है दोस्तों 72, और 7 संख्याओं का योग है दोस्तों 98, तो ये अंतर आया क्यों, ये क्यों बढ़ा? क्योंकि उसके अंदर जो नई छठी संख्या 7वीं संख्या, ये उसका जो भी है इसमें सम्मिलित हो गया। दोस्तों हम 98 में से यदि हम 72 घटा देते हैं तो इन दोनों का अंतर निकल जाएगा 6 और ये 2, यानी कि 26। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल। दोस्तों जो नई संख्या आई है उसका मान है हमारा 26। हम देखिए इसे और दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? कि माना ये हमारी संख्या है और इसका औसत है दोस्तों कितना, 12। ने कहा कि एक संख्या और आ गई है, ऐड कर दी। उस संख्या के आने से क्या हुआ, इन सभी का योग 2 से बढ़ गया। ये 12 था तो दोस्तों 2 से प्लस हो जाएगा, अब इनका योग हो जाएगा देखिए 14। अब एक जाहिर सी बात है कि यदि इस एक संख्या के आने से सभी का औसत बढ़ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या कुछ ज्यादा लेकर आई होगी इनके मुकाबले। ये संख्या अपने जो इनका मान है इस संख्या का वो ज्यादा होगा, इससे उनका औसत 2 बढ़ गया। तो देखिए, तो ये संख्या क्या लाई, अभी इसका मान कितना है, 14 है। जो औसत औसत मान है इस संख्या का 14 है। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसका मान 14 ही था या कम ज्यादा था? देखिए इसका मान था ज्यादा है इस नई संख्या का, क्योंकि इसने सभी इन 6 संख्याओं का औसत 2 से बढ़ा दिया। देखिए, इन 6 संख्याओं में से एक का औसत बढ़ाया उसने 2, तो 6 संख्याओं का कितना बढ़ा दिया, यानी कि 6 संख्याओं को अपना मान कितना बढ़ा दिया, 6 दूनी 12। 14 उसका औसत अब है, 12 उसने औसत इन 6 को दे दिया था। 4 और 2 6, 1 और 1 2, यानी कि अब भी उसका अनुमान ये भी आ सकता है। ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा मेथड है सवाल को हल करने का। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और देखते हैं कि ये दोस्तों सरलीकरण यानी कि बोर्ड मास के रूल से करने वाला सवाल है। बोर्ड मास क्या होता है, BODMASH, सॉरी MAS। यानी कि पहले हम करेंगे ब्रैकेट को हल, कोई सा भी ब्रैकेट हो, उसके बाद करेंगे ऑफ, या फिर कहते हैं हम कावाली गुणा। उसके बाद दोस्तों हम करते हैं डिवाइड, फिर करते हैं मल्टीप्लाई, फिर करते हैं एडिशन यानी कि जोड़, और उसके बाद में करते हैं हम घटा। देखिए इसमें सबसे पहले ना तो ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, ऑफ की गुणा है, तो इसमें दोस्तों करेंगे 4/15 गुणा में 5/8, फिर गुणा में 6 प्लस के 15 माइनस के 10। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, अब इसे करेंगे 4 दूनी 8 और 5 या 15। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए 6 ये इसकी गुणा हो जाएगी आपस में, 3 दूनी 6 प्लस के 15 माइनस के 10। इस 6 से 6 एक बार कट जाएगा, तो 1 प्लस के 15 माइनस के 10, 15 1 16, 16 माइनस के 10 बराबर दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए, ए एक कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, यानी खत्म करता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर 7 कार्य करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं, तो बताइए ए ने कितना कार्य किया। देखिए, यदि ए उस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, क्वेश्चन नंबर 7, ए एक कार्य को 6 दिनों में खत्म करता है, यानी कि समाप्त कर देता है, कितने में, 6 दिनों में, और बी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर देता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया।
क्वेश्चन नंबर 7, ए एक कार्य को 6 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है, और बी उसी ही कार्य को, यानी कि जिस कार्य को ए करता है उसको वो है 12 दिन में समाप्त। यदि दोनों मिलकर 7 कार्य को खत्म करते हैं तो बताइए ए ने कितना कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 7, कि ए एक कार्य को 6 दिन में, देखिए ए एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, 6 दिन में खत्म कर देता है, जबकि बी उसी कार्य को, जिस कार्य को ए करता है उस कार्य को, यानी कि बी उसी कार्य को दोस्तों 12 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक है। यदि दोनों ने मिलकर 7 काम खत्म करा तो इन्हें कितना काम करा। एक टाइम एंड वर्क वाला सवाल है, इसमें हमें एफिशिएंसी यानी कि उनकी कार्य क्षमता पता होनी चाहिए, तो हम बता देंगे उसने इन्हें कितना काम किया होगा। देखिए सबसे पहले कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर जाहिर सी बात है जब ए 6 दिन में उस काम खत्म कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिन में, इसका मतलब एक ही कार्य क्षमता बी से ज्यादा है। देखिए अब हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम और उनकी ये निकल जाएगी दोस्तों कार्य क्षमता, कार्य क्षमता निकल जाएगी। अब हमने इन्हीं का एलसीएम क्यों लिया, जिससे कि अब ये हमारा हो गया टोटल वर्क, तो दोस्तों टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा टोटल वर्क, मानेंगे हम है दूनी 12, यानी कि ए की कार्य क्षमता दोस्तों कितनी होगी 2, वहीं बी की कार्य क्षमता दोस्तों हो जाएगी 1, दोनों मिलकर एक दिन में कार्य करते हैं 3। टोटल कार्य कितना था दोस्तों, टोटल कार्य था दोस्तों हमारा 12, और हमें काम में किससे करवाना है, एक दिन में दोनों मिलकर कार्य करते हैं 3, तो दोस्तों ये दोनों कार्य कर देंगे 4 दिन में, यानी कि दोस्तों 4 दिनों में ये दोनों मिलकर इस कार्य को खत्म कर देंगे। जबकि बात आती है कि दोनों मिलकर कार्य कितना कितना कर सकते हैं, देखिए 12 कार्य था, 4 दिन में खत्म किया, यानी कि दोनों ने 4 4 दिन काम करा। अब दोनों ने 4 4 दिन काम करा, इसका मतलब ए ने भी 4 दिन काम किया होगा, तो उसने बताया ए ने कितना कार्य किया होगा। इसमें से एक ही एक दिन की कार्य क्षमता है 2, तो उसने काम किया 4 दिन, ए का कार्य, ए का कार्य कितना होगा, 4 दूनी 8, यानी कि उस 4 दूनी 8, ए ने 8 कार्य किया, कार्य कितना था, कार्य था 12, ए ने कार्य काम में से कितना काम किया, 8 काम किया, कितने में से 12 कार्य में से, बस इसमें 4 दूनी 8 और 4 तिया 2/3 कार्य, टोटल काम का 2/3 काम किसने कर दिया, ए ने। नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 है, यानी कि वो कोई भी संख्या है उसका 2/7वां भाग 18 है, तो उस संख्या का 1/9 भाग कितना होगा। माना हमारी संख्या वो एक्स है, तो एक्स का 2/7 भाग जो दोस्तों वो होगा 18, तो हम यहाँ पर एक्स का मान निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इसकी गुणा इसमें और किया जाएगा हमारा नीचे, एक्स बराबर 18 गुणा में 7 में दोस्तों होगा हमारा 2, एक्स का मान होगा इससे कट जाएगा 9 बार, इन 9 टाइम्स कट जाएगा, तो 9 गुणा 7 बराबर दोस्तों एक्स का मान आएगा हमारा 63, ये हमारा एक्स का मान है, जो हमारी संख्या कौन सी है, इसका मतलब 63 हमारी वो संख्या है। उसने पूछा इस संख्या का 1/9 भाग, तो दोस्तों तो 63 का 1/9, 9 7 63, यानी कि 7, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही इसका सही उत्तर होगा, यानी कि इस संख्या का 1/9 भाग होगा तो 7। पढ़ते हैं क्वेश्चन। दो संख्याओं का लैस है और मैस है, दोस्तों लैस है तथा मैस है, लैस है तथा मैस है क्रमशः 90 और 3 है, यदि उनमें एक संख्या 18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए लैसा और मैसा में एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का जो मान होता है वो दोस्तों वो बराबर होता है उनके एलसीएम के लैसा के और उनके मैसा के। तो देखिए दोस्तों मान हमारी पहली संख्या है 18, दूसरी संख्या मान हमारी x बराबर लैसा कितना है 90 और मैसा कितना है दोस्तों 3, तो बस इसे भाग करेंगे 18 पंजे 90, तो x का मान आएगा 5 तिया 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसे हमें मीटर पर सेकंड में बताना है। देखिए मैंने बताया था यदि आपको चाल
यदि चाल दी गई है बड़ी में, तो दोस्तों हमें चाल को बड़ी से छोटी बताना है। क्या बताना है? छोटी चाल। अब किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी होती है और ये होती है दोस्तों छोटी मीटर पर सेकंड। तो बड़ी को बदलना है छोटे में, तो गुणा करेंगे छोटे के साथ। छोटा कौन सा हमारा? 5 ऊपर और 18 नीचे, तो गुणा कर देंगे दोस्तों 5/18 की। और यदि हमें छोटी चाल से, यदि हमें छोटे से यानी कि मीटर पर सेकंड से बताना है, बड़ी में बदलना है दोस्तों, तो संख्या हमारी होनी चाहिए गुणा करते हुए ऊपर बड़ी, यानी कि 18/5। बस यही करना है हमें यहाँ पे। 108 हमारा किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है छोटे में। छोटे में बदलेंगे, इसका मतलब गुणा होगी हमारी इसकी छोटे वाले के ऊपर, तो गुणा होगी 108/5 हाँ। बस तो इसे यहाँ पर हल कर देते हैं, तो 18 ये हो जाएगा हमारा 18×5 = 90, 18×6 = 108, ये कट जाएगा दोस्तों, गुणा में 5, ये 5×5 = 30। इसका उत्तर नंबर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद।